हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज की इस लेक्चर में बच्चों आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि इससे कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आज की इस लेक्चर में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। परासरण किसे कहते हैं, परासरण क्या है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। परासरण दाब के बारे में, अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, पारगम झिल्ली क्या होता है, परासरण व विसरण में अंतर क्या है, परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले की विधि, सभी कुछ बिल्कुल हम डीप में चर्चा करेंगे। और उम्मीद यही रहता आप लोगों से कि भाई साहब आप प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते चलें, क्योंकि यदि आप बेहतर रूप से अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रूप से नोट्स तैयार करना पड़ेगा। क्रम बाय क्रम जैसे मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, वैसे जो भी बच्चा हमारे वीडियोस को रेगुलर देखता है तो डेफिनेट रूप से नोट्स बना सकता है। लेकिन जो नोट्स नहीं बना पाते हैं, जिनको नोट्स चाहिए होता है, तो मैं आपको पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ 9685299149। 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, आप नोट्स ले सकते हैं। लेकिन आप लोग खुद से नोट्स बनाएं और बेहतर होगा, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये परासरण की अवधारणा कैसे आ गई, तो सर्वप्रथम 1748 की बात है। एक एव नॉलेट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परासरण की क्रिया का अध्ययन किया। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा समय तो लगेगा बच्चों, लेकिन एक गारंटेड है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो सर्वप्रथम एव नॉलेट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परासरण का अध्ययन किया। उन्होंने इसको समझाने के लिए या अपने आप में समझने के लिए एक थिसिल फनल ले लिया। मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से चर्चा करूंगा। थिसिल फनल कैसे होता बच्चों, यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा थिसिल फनल की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होता है। थिसिल फनल, ठीक है, ये आपका थिसिल फनल है। ठीक इस प्रकार से थिसिल फनल होता है। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं। ये थिसिल फनल है और इसके ऊपर इन्होंने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। यहां पर अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, ठीक है। और फिर इसमें शक्कर का विलयन डाल दिया। अब शक्कर का विलयन डालेगा तो कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं कहता हूं भाई कि अब ये यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली और शक्कर का विलयन भरेगा तो यहां से भरेगा। तो इसको मैं उल्टा यदि बना दूं, थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका थिसिल फनल उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका थिसिल फनल हो गया, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से थिसिल फनल हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या कर दी, अर्धपारगम झिल्ली लगा दी और फिर इसमें विलयन भर दिया। विलयन है, क्या है, विलयन, शक्कर का विलयन है, मतलब पानी और शक्कर को मिलाकर के इसमें भर दिया गया। फिर इस पूरे पात्र को यानी थिसिल फनल को एक ऐसे पात्र में डाला गया जहां पर आसुत जल है, शुद्ध विलायक है। अभी फिलहाल इसके अंदर क्या था, विलयन था, और यहां पर जो है शुद्ध विलायक है, ठीक है। देखिएगा परिभाषा यहां से अपने आप तैयार हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ये आपका आसुत जल है बच्चों। आसुत जल का मतलब शुद्ध जल। ये कब की बात है, 1748 की बात है। कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे, तो एब नॉलेट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने थिसिल फनल लिया और थिसिल फनल में क्या कर दिया, विलयन भर दिया। यहां पर इस पे विलयन है, शक्कर का विलयन है। और फिर इन्होंने यहां पर जो थिसिल फनल है इसके शीर्ष भाग पर अर्धपारगम झिल्ली लगा दी और फिर इसको एक आसुत जल भरे पात्र में डुबा दिया। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब जब इसमें डुबाया गया तो विलायक, पहले यहां पर मान लीजिए ये विलयन का तय है, और बाद में इन्होंने देखा कि कुछ इसके स्तर में परिवर्तन हो रहा है। बाद में देखा कि भाई इसका स्तर बढ़कर यहां चला गया, मतलब कहीं ना कहीं जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अंदर की ओर जाने लगा। तो उन्होंने कहा भाई ये अर्धपारगम जो झिल्ली है ये आपकी कम सांद्रता वाले भाग से अणुओं को ये अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर ले जाता है। अधिक सांद्रता, थोड़ा देखिए कई परिभाषा निकल कर आएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाई जल का सांद्रता कम है ना, केवल शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक है, तो ये आपका सांद्रता कम है इसका। और यदि विलयन की बात करूं ये अधिक सांद्र है। तो देखा कि भाई साहब ये जो अर्धपारगम झिल्ली है ये कहीं ना कहीं जल के अणुओं को अंदर जाने देता है।
यहां से विलेय के अणु बाहर नहीं आ रहा है। यदि हम शक्कर की बात करें तो शक्कर बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि शक्कर और पानी अंदर है, तो इसमें केवल और केवल विलायक ही जा रहा है, शुद्ध जल ही जा रहा है। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो हमारा अर्धपारगम झिल्ली है, इससे जो है जल के अणु अंदर की ओर जाते हैं। तो उन्होंने एक परिभाषा दे दी कि भाई साहब, किसी अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण की क्रिया कहलाती है। या निम्न सांद्रता से, ये कम सांद्रता वाला भाग है हमारा, तो निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर किसी विलयन और विलायक में संबंध निकाला गया कि अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रण वाले भाग से अधिक सांद्रण वाले भाग की ओर स्वतः प्रवाह आपका परासरण कहलाता है। भाई यहां पर अर्धपारगम झिल्ली है, इधर विलायक है, यहां पे विलयन है, तो विलायक के अणुओं का मतलब कम सांद्रण वाले विलयन का अर्धपारगम झिल्ली, यहां पे अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर यानी अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर यानी अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः होने वाला प्रवाह जो है वो परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परासरण। समझ में आ गया कि भाई कुछ नहीं किए, उन्होंने क्या लिया, एक मान लो यहाँ पे थिसिल फनल लिया, उसमें अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, फिर विलयन भर दिया और एक पात्र में डुबा दिया, जिस पात्र में शुद्ध जल भरा हुआ है, अशुद्ध जल भरा हुआ है। तो देखा कि अशुद्ध जल यानी जल के जो कण हैं वो झिल्ली के माध्यम से अंदर जा रहे हैं। तो निष्कर्ष निकाला भाई कि यहाँ का तो सांद्रता कम था, अंदर का सांद्रता अधिक है क्योंकि यहाँ पे विलयन है, यहाँ पे विलेय भी है। तो भाई कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह है, ये परासरण की क्रिया कहलाती है। ठीक, चीजें क्लियर है? परिभाषा भी आप लोगों को दिक्कत होगी ना पढ़ने के लिए, भाई परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो किसी विलयन में शुद्ध विलायक का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्र से उच्च सांद्र विलयन में प्रवाहित होने की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। बोलो क्लियर है? लिख लोगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल रोक टोक नहीं है, स्क्रीनशॉट लें बच्चों बेहतर रूप से। और यही नोट्स दिया जाता है, मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है आपसे। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। प्रॉपर मेहनत किया जाता है नोट्स तैयार करने में आप लोगों के लिए, प्रॉपर स्टडी के लिए। अब इसको एक अलग तरीके से अध्ययन किया जाए तो एक बड़ा सा पात्र ले लिया गया और बीच में एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी गई। ये अर्धपारगम झिल्ली लगा दी गई और एक साइड हमने भर दिया विलयन, इधर हमने भर दिया विलयन, क्या विलयन, और इधर जो हमने भर दिया विलायक, ये आपका विलायक है। ठीक है, और देखा ये गया कि भाई धीरे धीरे ये जल का तल कम होता जा रहा है। मान लो इसमें जल है, इसमें क्या है, जल है, ठीक है, और इसमें आपका विलयन है, तो इसका तल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ऐसा क्यों होगा? ये आपका विलयन है बच्चों, ऐसा क्यों होगा? कहीं ना कहीं जल के जो अणु है, जल के जो कण हैं, यानी जल के जो छोटे छोटे भाग परमाणु अणु के रूप में हैं, तो वो बच्चों इस अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर जा रहे हैं। अब यहां पर सांद्रता थी कम और यहां पर सांद्रता भाई विलयन में अधिक सांद्र है। ठीक है, अधिक सांद्र है, तो यहां पर सांद्रता थोड़ी से कम, यहां पे थोड़ी सांद्रता से अधिक है। चीजें क्लियर है? अब यहां पे विलयन की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह परासरण कहलाती है। परासरण कहलाती है। परासरण की परिभाषा आपने समझ गया भैया। हमने एक पात्र लिया, बीच में अर्धपारगम झिल्ली डाल दी, दोनों भाग पर हम एक भाग पर विलायक और एक साइड विलयन डाल दिया। देखा कि विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा जो प्रवाह है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो प्रवाह है वो आपका परासरण कहलाता है। बताओ, रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, रट्टा तो नहीं बच्चों। ये पहला क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस। अब दूसरा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस दाब को समझने के लिए थोड़ा समय फिर से एक डायग्राम बनाता हूं, बिना डायग्राम तो समझा नहीं पाऊंगा बच्चों। अभी फिलहाल आपने एक चीज यहां पे समझा कि एक पात्र है हमारे पास, ठीक है, और उस पात्र में यहां पर एक और थोड़ा सा पात्र बना देता हूं, ये लो, ठीक है। अब बच्चों इस पे मैं भर देता हूं विलायक, ठीक है, और इसमें मैं भर देता हूं विलयन।
यहां पर बच्चों पिस्टन लगा दिया जाता है। यहां पर भी मान लो पिस्टन लगा है, नहीं लगा है कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे पिस्टन लगाने के लिए, दाब लगाने के लिए एक हमारे पास पिस्टन लगा है। बीच में आपका अर्धपारगम झिल्ली, ये अर्धपारगम झिल्ली है। तो अभी आप बताओ, हालांकि पिस्टन यहां पे नहीं लगाना पड़ेगा, पिस्टन इधर लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, समझिएगा विलयन क्यों लगाना पड़ता है पिस्टन। अभी आप बताओ, इसमें विलायक है, इसमें आपका विलयन है। तो विलायक के अणु विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होंगे और यह जो प्रक्रिया है वो परासरण कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया है? परासरण कहलाती है। लेकिन हम यहां से पिस्टन के माध्यम से दाब लगा दें, पिस्टन के माध्यम से दाब लगा दें, तो जब दाब लगाएंगे तो यहां पर फोर्स लगेगा, बल लगेगा। यहां से हम बल लगा रहे हैं ना, दाब क्या है? बल है। तो ये जो जल के अणु इधर से पार हो रहे हैं ना, तो इधर से जब फोर्स लगेगा, बल लगेगा, तो ये जल के अणु इधर से पार नहीं होंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करें। विलायक है, ये विलयन है। विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर जा रहे हैं। विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर जा रहे हैं, विलयन की ओर। लेकिन विलयन के सतह पर एक पिस्टन लगा दिया गया और पिस्टन से लगा रहे हैं दाब। और दाब का मतलब क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया, एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो ये जब यहां पे बल लगाएगा तो इसके जो अणु ये क्रॉस होकर आ रहे थे, अब वो रुक जाएंगे, क्योंकि इधर से बल लगाया जा रहा है और वही बल जो है दाब है। तो एक निश्चित दाब, जिस दाब पर ये परासरण की क्रिया रुक जाती है, मतलब विलायक के अणु विलयन की ओर जाने में एक प्रकार से उनकी प्रवाह में अवरोध हो जाता है, यानी उनकी गति बंद हो जाती है, स्वतः प्रवाह बंद हो जाता है। यानी वह दाब, जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाए, अर्थात विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह होना बंद हो जाए, वो आपका परासरण दाब कहलाता है। चीजें क्लियर है कि भाई साहब, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से स्वतः प्रवाह हो रहा था, लेकिन हमने विलयन पर पिस्टन लगा करके दाब लगा दिया। दाब लगा दिया तो दाब लगाने से ये पता चला कि यहां पर जो बल लगा तो ये विलायक के अणुओं को रोक रहा है, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि बिल्कुल रुक जाएगा। ऊपर से हम दाब लगाते जाएंगे, ये रुक जाएगा, और ये जो रुक गया ना बेटा, वही आपका दाब परासरण दाब कहलाता है। यानी वह दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया ही रुक जाए, वह दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया ही रुक जाती है, परासरण दाब कहलाती है। वह न्यूनतम दाब जिस दाब पर विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित नहीं होते, परासरण दाब कहलाता है। वही चीज हमने बताया कि परासरण की क्रिया रुक जाए या विलायक के अणुओं का प्रवाह विलयन की ओर होना बंद हो जाए, वो आपका परासरण दाब कहलाता है। देखो, हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के बेहतर रूप से पढ़ाई बस करें। यदि हमारे चैनल पे आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे बच्चों, आप लोगों का 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतर तैयारी होता रहेगा। कोई पैसे नहीं लगेंगे। वीडियोज के लिए हम कभी पैसे की मांग ही नहीं करते अभी फिलहाल, क्योंकि हम कॉपी पेन पढ़ाते हैं। आप लोगों को निष्पक्ष रूप से हम मेहनत करते हैं बच्चों, और निस्वार्थ भाव से काम करने की कोशिश करते हैं। अब ये अर्धपारगम झिल्ली की बात आ जाती है। ये क्या है बच्चों? ये किससे बना होता है? कई बार आ गया कि अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का प्रवाह है। ये अर्धपारगम झिल्ली क्या है? जो केवल और केवल विलायक के अणुओं को ही जाने दें, जो केवल और केवल विलायक के अणुओं को ही जाने दें, वो आपका अर्धपारगम झिल्ली कहलाता है। कि ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। और पारगम में क्या होता है? पारगम में विलायक और विलेय दोनों प्रकार के कण उस झिल्ली के माध्यम से जा सकते हैं। यहां पर बोला ना अर्धपारगम, मतलब आधा, केवल केवल विलायक के अणु ही गमन कर सके। और पारगम झिल्ली में विलायक और विलेय दोनों प्रकार के अणु गमन कर सकते हैं, तो आपका पारगम झिल्ली कहलाता है। अर्धपारगम झिल्ली की बात आए तो एक ऐसी झिल्ली जिसमें केवल और केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, शुद्ध जल है तो केवल जल का ही अणु जा पाएगा। विलायक का मतलब होता है जिसमें पदार्थ घुला होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है। शक्कर और पानी मिलाकर हमने विलयन बना दिया। शक्कर आपका विलेय और पानी आपका विलायक कहलाता है। और वहीं पे यदि हम पारगम्य की बात करेंगे तो एक ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक दोनों प्रकार के अणु प्रवाह हो सके, वो आपका पारगम्य झिल्ली कहलाता है। बच्चों, चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? यहां तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहां पर परासरण और विसरण में अंतर। देखो, परासरण का मतलब क्या हुआ? आपने अभी समझा कि परासरण में
निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गति होता है, लेकिन विसरण में इसके अपोजिट हो जाता है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे परासरण और विसरण के बारे में बता दूं। परासरण और विसरण एक रूपरेखा तैयार किया जाता है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना पड़ता है। रूपरेखा में बच्चों आपने पहला नंबर समझा कि ये निम्न सांद्रण से ठीक है उच्च सांद्रण की ओर, तो इसके अपोजिट हो जाएगा। अभी आपने समझा कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगता है, अर्धपारगम, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, पारगम में झिल्ली की जरूरत। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें केवल विलायक के ही अणु गमन कर सकते हैं, और इसमें विलेय और विलायक दोनों प्रकार के अणु गमन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो परासरण की क्रिया है केवल विलयन के लिए होता है। ठीक है, यानी द्रव विलयन के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन जो आपका विसरण है वो गैसीय विलयन और द्रव विलयन दोनों प्रकार के लिए ठीक है मान्य है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं विसरण परासरण के अणु निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गति करते हैं, जबकि आप विसरण में पढ़ोगे कि विसरण के अणु उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करते हैं। परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग होता है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल विलायक के अणु प्रवाह होते हैं। इसमें विलायक और विलेय दोनों के अणु विपरीत दिशाओं में प्रवाह होते हैं। परासरण केवल द्रव विलयनों में पाया जाता है, मतलब एक प्रकार से विलयन है, जबकि ये गैस और द्रव एक प्रकार से दोनों में पाया जाएगा। गैसों में भी पाया जाता है और विलयन में भी पाया जाता है, जबकि परासरण की क्रिया केवल विलयन, वो भी द्रव विलयन में। गैस का भी विलयन होता है, गैसीय विलयन, लेकिन उसमें परासरण नहीं पाया जाता है, द्रव विलयन में ही पाया जाएगा। लेकिन विसरण गैस और द्रव दोनों प्रकार के विलयन अर्थात गैस और विलयन में पाया जाता है विसरण की क्रिया। ठीक बच्चों, अब हमारा 4 पॉइंट खत्म हो गया। अब मेन रूप से मुद्दा आता है परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मजेदार चीजों की जरूरत पड़ती है। समकेंद्रीय नली की जरूरत पड़ती है। समकेंद्रीय नली कैसे समझाऊं मैं आपको, बिल्कुल समझाऊंगा। समकेंद्रीय नली देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये पेन का यहां पर आप देखो ये नली ही है। आप देख लो अंदर इसके छेद है, नली है। इसके अंदर एक और नली डाल दिया, इसमें भी छेद है। रिफिल में देखो इसमें भी छेद है। तो ये दोनों दो नली हो गए ना, एक ये पेन का नली और एक ये रिफिल का नली, और जब इसके बीच में ये है तो ये दोनों एक दूसरे के कह रहे समकेंद्रीय नली, दोनों का केंद्र एक ही है। समकेंद्रीय नली किसे कहते हैं? मैंने कहा एक इतना मोटा नली है, ठीक है, इसके अंदर एक और नली डाल दिया, ऐसा करके एक और नली डाल दिया, तो इसका जो केंद्र होगा इसका जो केंद्र होगा दोनों का सेम होगा। मतलब इस पेन का केंद्र जो सेंटर बीच में है, इसके बीच में और ये रिफिल चला गया तो दोनों एक ही केंद्र पर है, तो ये समकेंद्रीय नली कहला जाते हैं। तो बर्कले एवं हार्टले की जो विधि है उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले समकेंद्रीय नली का निर्माण करते हैं। डायग्राम बना देना तभी तो समझ में आएगा, तभी तो क्लियर होगा कि भाई डायग्राम कैसे हम तैयार करेंगे सर। तो सबसे पहले बच्चों आप समकेंद्रीय नली का निर्माण करोगे, ठीक है, हम डायग्राम बनाएंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। देखिएगा बिना स्केल की सहायता से हम डायग्राम बना देंगे। यहां पे हम मुख्य रूप से बच्चों पिस्टन लगाने के लिए जगह छोड़ते हैं, ठीक, ये आपका ठीक है, और आपका एक ये भाग हो गया, और अंदर वाला जो नली है ये अंदर वाला नली है, ठीक है, ये अंदर वाला नली है, और इसके बाहर जो नली होगा तो दोनों के ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? ठीक 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 भैया, कुछ कुछ ऐसा है, ऐसा डायग्राम, ये समकेंद्रीय नली का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाई देखो कभारी काम नहीं कर रहा है, इसमें समकेंद्रीय चाहिए, पेन समकेंद्रीय नली समझाने के लिए काम आएगा। आगे बात करते हैं, इसको अपन यहाँ पे बंद कर देते हैं। नलियाँ बंद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, थोड़ा सा मैं भी आपको डायग्राम समझा रहा हूँ। ये समकेंद्रीय नली हो गया, मतलब एक बाहर वाला नली और एक अंदर वाला नली। यहाँ पर देख लो आप लोग, ये बाहर वाला नली एक, ये वाला भाग बाहर वाला नली है। अब कहोगे सर इसमें 3 भाग है, 3 भाग नहीं है, इस रिफिल के ऊपर भी नीचे वाला भाग भी, ये आपके ऊपर वाला भाग है,
इस रिफिल के ऊपर होगा ना नली, और ये नीचे वाला भाग है भाई, इसके चारों ओर तो नली होगा, जो बाहर वाला होगा अंदर वाले के चारों ओर होगा, तो ये समकेंद्री नली है, ये समकेंद्री नली है। ठीक है, अब जो बीच वाले भाग में इसमें विलायक हमने भरा, क्या भरा? विलायक, और इसमें बच्चों विलयन है, क्या है? विलयन। ठीक है, अब देखो इसमें विलायक डालने के लिए भाई एक कहीं ना कहीं एक हमारे पास माध्यम होना चाहिए ना, तो ये हमारा लगा है टोंटीदार कीप, टोंटीदार कीप लगा है, और इसकी मात्रा को पाठ्यांक को लेने के लिए हम एक और यहां पर नली लगा देते हैं, जिससे पता चलेगा भाई इधर से तो हमने डाल दिया, अबे विलायक मान लो यहां पे अर्धपारगम झिल्ली लगा है, ये नली के बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा है। ठीक है, देखो धीरे धीरे डायग्राम बनते जाएगा, अब हम थोड़ा शॉर्टकट में बनाते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है? दाब लगाना है, तो यहां पर दाब मापी लगा देते हैं, यहां पे दाब मापी बैरोमीटर लगा दिए। ठीक है, और इसको बच्चों यहां पे दाब लगाने के लिए एक पिस्टन लगाते हैं, ये लो, ये हमने पिस्टन लगा दिया यहां पर, थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, ये पिस्टन हमारा लग गया, सिंपल है शॉर्टकट में, या इसको आप ऐसा भी चौड़ा कर सकते थे, फिर यहां पर पिस्टन लगा सकते थे, यहां पे द्रव भरा हुआ, ये लो, काम खत्म। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। डायग्राम बनाने का आसान तरीका है ना, ये जो नली है वो सेम है, इसमें भी विलयन ही है, ये बीच वाले नली के ऊपर नीचे जगह रहता है ना बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इसमें अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया कि एक बार अंदर वाला नली है, गोला गोला है, अब इसके बीच में नली डाल दिया तो ऊपर नीचे जगह होगा कि नहीं, तो ये आपका समकेंद्रीय नली है, और दोनों नलियों के बीच अर्धपारगम झिल्ली लगा हुआ है, अर्धपारगम झिल्ली लगा है, देख सकते हो आप लोग। जो अंदर वाला नली है उसके एक साइड पर टोटीदार कीप और एक साइड पर आपका केशिका नली लगा रहता है, इसका नाम होता है केशिका नली। क्या होता है? केशिका नली। अब आप कहोगे सर इतना घचड़, इतना खराब है ना, ऐसे चित्र सर बहुत गंदा लग रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये देखो सुपर, ये देखो विलयन है ना, समकेंद्रीय नली, यही नोट्स तो दिए जाते हैं, प्रॉपर रूप से मेहनत किया जाता है। ये आपका विलयन है, बीच में जल है, विलायक है, ये आपका अर्धपारगम झिल्ली, इसको अलग कलर से डिनोट कर दिया, ये केशिका नली है, टोटीदार कीप है, इससे हम विलायक जल यानी विलायक के पदार्थ, विलायक की मात्रा को यहाँ पर डालते हैं, और यहाँ पे ये पिस्टन लगा दिया जाता है, दाब लगाते हैं। भाई परसरण दाब कैसे निकालेंगे? जब दाब लगाएंगे तो उसकी गणना की जाएगी कि किसी विलयन का परसरण दाब कितना है, किस दाब पर इसमें विलायक के अणुओं का जाना रुक जाता है ना, ये चीज तो होता है। तो फिलहाल अभी इसमें तो आपने पहले लाइन में चित्र बनाते समय यह सीखा कि इसमें दो समकेंद्रीय नली होता है, और ये जो अंदर वाला नली होगा ना बच्चों, सरंध्र होगा, इसमें छिद्र होगा, तभी तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगाएंगे और उससे जल के अणु विलयन की ओर जाने के लिए कोशिश करेंगे बच्चों। तो दो समकेंद्रीय नली है, लेकिन अंदर वाला सरंध्र युक्त है, सरंध्र पात्र की बनी है, मतलब इसमें हर जगह छिद्र है, कहीं ना कहीं छिद्र बना हुआ है। ठीक है, यहां पर जो आपका अंदर वाला जो नली है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया जाता है, जो होता है मुख्य रूप से कॉपर फेरोसाइनाइड का, कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली लगा होता है बच्चों। दो समकेंद्रीय नली है, ये सरंध्र युक्त है, और अंदर वाले नली में हम अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड का। सेलोफैन भी होता है बच्चों, चर्म पात्र भी होता है, तो ऐसे कई सारे, लेकिन कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल 6, Cu2FeCN का होल 6 ये होता है बच्चों। यदि आप कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र नहीं जानते हैं तो यहां पर आप लिख लीजिए Cu2FeCN का होल 6, ये आपका उपसहसंयोजी यौगिक है। चैप्टर आप जब आगे पढ़ोगे उपसहसंयोजी वाला भाग, तो उसमें हम आपको समझाएंगे। कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका अर्धपारगम झिल्ली सरंध्र पात्र में लगा रहता है। जो आपका अंदर वाला नली है, भीतरी नली है, इसके एक भाग पर मतलब एक सिरे पर टोटीदार कीप यहां पर आप देख सकते हैं, और एक सिरे पर आपका लगा रहता है केशिका नली। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही अंदर वाले नली पर, और यदि आप कहोगे बाहर वाले नली पर, तो एक हमारा क्या लगा रहता है, यहां पर आप देख सकते हैं जल रोधक पिस्टन लगा रहता है, जिसकी सतह पर हम दाब डाल सकते हैं। यहां पर देख सकते हो अंदर वाले नली पर दो चीज जुड़ा है, एक तो टोटीदार कीप और एक केशिका नली, और बाहर वाला नली जो होता है, आपको तीन नली दिख रहा होगा लेकिन है दो ही नली। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बीच वाला नली है, जो बाहर वाला नली होता है, तो इसके चारों ओर बाहर वाला नली है ना, इसलिए इसको इस प्रकार दर्शाया गया है। कंफ्यूज मत होना कि अंदर वाला जो नली वो एक ही है, ये अंदर वाले की ये चारों ओर है, इसलिए ऊपर नीचे दर्शाया गया, और बाहर वाले नली पर एक
जल रोधक पिस्टन लगा दिया जाता है, जिससे हम विलयन की सतह पर दाब डाल देते हैं। अब बच्चों जिसका भी हमको क्या करना है, प्रसरण दाब ज्ञात करना है, जिस भी विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना है उसको बाहर वाले नली पर डालते हैं और टोटीदार कीप की सहायता से हम जल के अणु को अंदर वाले नली में डालते हैं। अब आप सबको पता है कि बाहर विलयन भर दिया, अंदर जल भर दिया और बीच में लगा है अर्धपारगम झिल्ली, सरंध्र पात्र में अर्धपारगम झिल्ली लगा है। तो जल के अणु कहां चलना शुरू कर देंगे, विलयन की ओर चलना शुरू कर देंगे। ये सबको पता है कि भाई अंदर क्या है, जल है, बाहर जो है आपका शुद्ध विलयन है। तो जल के अणु जैसे ही टोटीदार कीप की सहायता से हम जल को यहां पर डालेंगे तो ये ऐसा पता चलेगा भाई साहब कि जल के अणु विलयन की ओर गति करने लग जाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा भाई, देखो हमने कहा कि इस टोटीदार कीप की सहायता से जल के अणु को अंदर डाला और जैसे डाला तो यहां पर पता चला कि ये तल है। केशिका नली काम क्या है, तल पता चला कि इतना तल तक इसका पानी चला गया। लेकिन जैसे जैसे जल, अब फास्ट रिएक्शन तो है नहीं कि मिनी सेकेंड में चला जाए, तुरंत जाएगा नहीं, धीरे धीरे करके रिश्ता हुआ पानी जाता है, धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे करके जाएगा बच्चों। तो जैसे ही जल के अणु विलयन की ओर जाना शुरू करेंगे तो ये तल नीचे आना शुरू हो जाएगा कि नहीं होगा। और तल नीचे आना शुरू हो जाएगा, इससे पता चलेगा कि भाई प्रसरण की क्रिया हो रही है। उस स्थिति पर इस विलयन पर हम दाब लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दाब। और दाब लगाएंगे तो प्रसरण की क्रिया रुक जाएगी। और कैसे पता चलेगा कि प्रसरण की क्रिया रुक गई, क्योंकि जो आपकी केशिका नली का तल है ना वो नीचे गिरना बंद हो जाएगा। वो नीचे गिरना बंद हो जाएगा मतलब नीचे नहीं गिरेगा। भाई जब प्रसरण की क्रिया होगी, जल के अणु विलयन की ओर जाएंगे तो तल इसका जो तल है वो नीचे आना शुरू होगा धीरे धीरे। भाई यहां से तो हमने पानी भर दिया, बार बार तो नहीं भर रहे, तल नीचे आना शुरू हो गया। अब हमने दाब लगा दिया, दाब लगाया तो प्रसरण की क्रिया रुकेगी। तो कैसे पता चलेगा कि प्रसरण की क्रिया रुकी, भाई ये तल का गिरना बंद हो जाए तो पता चला कि हमारा प्रसरण दाब फिट है, काम कर रहा है जो दाब हमने लगाया है। और जिस दाब पर इसमें प्रसरण की क्रिया रुक गई तो दाब मापी की सहायता से अपन क्या करते हैं, दाब मापी लगाए ना, इसकी सहायता से अपन दाब की गणना कर लेते हैं। बस खत्म कहानी। इतना ही तो है, इतना ही तो है भाई दाब मापने की विधि। हमने क्या कहा, पूरा वर्णन कर रहे हैं कि दो हमारे पास समकेंद्रीय नली है, एक बाहर एक अंदर, समकेंद्रीय नली है। भीतर वाले जो नली की बात करते हैं, इसकी जो पात्र है, मतलब ये जो नली बनी हुई है जिस पदार्थ से, सरंध्र युक्त पात्र है, मतलब छिद्र है छोटे छोटे, और इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी है। इसके एक नली पर आपका केशिका नली, दूसरे नली पर टोटीदार कीप है, और बाहर वाले नली पर क्या लगा है, जल रोधक पिस्टन लगा है तथा दाब मापी लगा दिया जाता है। अब देखो भाई, अंदर वाली नली पर तो शुद्ध जल डालेंगे, जिस भी विलयन का हमको प्रसरण दाब निकालना उसको बाहर वाली नली में डालेंगे। और जैसे ही हमने विलयन भरा, जल भर दिया तो प्रसरण की क्रिया स्टार्ट हो गई। अब प्रसरण की क्रिया स्टार्ट हो गई तो केशिका नली से जल के तल का गिरना शुरू हो गया, जल का तल नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब इस क्रिया को रोकने के लिए हम दाब लगाएंगे, और जिस दाब पर यह क्रिया बंद हो जाए, जल का विलयन की ओर जाना, प्रवाह होना बंद हो जाए, वह दाब हमारा प्रसरण दाब कहलाएगा, जिसको हम दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। बस इतना ही है। फिर से समझाता हूं बच्चों, दो बार अभी समझाऊंगा। इसमें दो समकेंद्रीय नली, एक अंदर एक बाहर। समकेंद्रीय नली का मतलब समझ गए ना भाई, मैंने आपको बहुत कोशिश किया समझाने की ये नली है। देखो जरा, इसके चारों ओर द्रव भर दिया, एक अंदर भी नली है, लो तो इसके बीचों बीच नली है ना, तो अंदर वाले नली पर एक टोटीदार कीप और एक केशिका नली लगा हुआ है, बाहर वाले नली पर एक जल रोधक पिस्टन लगा हुआ है, जिससे विलयन की सतह पर दाब डाला जाता है। अंदर वाले जो नली है इसमें आसुत जल भर दिया जाता है, और जिस भी विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना होता है उसे हम बाहर वाले नली पर डालते हैं। ठीक है, इस स्थिति में प्रसरण की क्रिया शुरू हो जाती है, जल के अणुओं का प्रवाह विलयन की ओर होना शुरू हो जाता है। केशिका नली का तल नीचे की, प्रारंभ में हम केशिका नली का तल नोट कर लेते हैं प्रारंभ में कि इतना है भाई, और जैसे विलयन भरा तो जल के तल में कमी आने लगती है, अर्थात जल के अणु विलयन की ओर गति करेंगे तो इसके तल में कमी आएगी। प्रारंभ में हमने नोट कर लिया भाई इतना है, ठीक है। फिर देखा यार कि हाँ यार जल के तल में कमी आ रही, मतलब प्रसरण की क्रिया हो गई, तभी हमने पिस्टन की सहायता से दाब लगा दिया,
और दाब लगा दिया भाई, तो धीरे धीरे जो नीचे तली नीचे आ रहा था वो तल रुकना मतलब गति करना बंद हो जाएगा, यानी तल का नीचे आना बंद हो जाएगा। उस स्थिति में हम जो भी दाब लगाएंगे उसको दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेंगे बच्चों। अब आप लोगों को लगेगा कि सर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। इस बीज में 2 समकेंद्री नलियां होती है, जिसकी भीतरी नली संरपात की बनी होती है, जिसकी दीवार पर विद्युत विधि से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी रहती है। एक सिरे पर केशिका नली, दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगी रहती है। बाहरी नली पर जल रोधक पिस्टन लगा रहता है, ये जल रोधक पिस्टन, ठीक है, टोटीदार कीप और केशिका नली, जिसमें विलयन की सतह पर दाब डाला जाता है। ये जो हमारा ये पिस्टन है, इसकी सहायता से हम विलयन पर दाब डाल सकते हैं। भीतरी नली पर आसुत जल भर दिया जाता है, यहाँ पे शुद्ध जल भर देते हैं। प्रारंभिक केशिका नली की ऊंचाई नोट कर लेते हैं, ये जो केशिका नली है प्रारंभिक नोट कर लेते हैं। अब जिस विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना होता है उसको बाहरी नली और भीतरी नली के बीच स्थान भर दिया जाता है। ये बाहर का नली और ये भीतर का नली, इसके बीच जो रिक्त स्थान है उसमें हम भर दिए, ठीक है। जल के केशिका नली में जल का तल नीचे आने लगता है, प्रसरण की क्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे विलयन भरे प्रसरण की क्रिया शुरू होगी, जल का तल नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप पिस्टन द्वारा दाब डालते हैं जिससे तल स्थिर हो जाए, और इस पर जो भी प्रसरण का दाब होता है उसको हम दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। मतलब पिस्टन द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको ही हम विलयन का प्रसरण दाब कहते हैं, जिसको हम दाब मापी की सहायता से माप लेते हैं बच्चों, ठीक है। आखिरी बार एक बार और समझा देता हूं कि इस विधि में 2 समकेंद्रीय नली होते हैं। एक भीतर नली सरंध्र पात्र का बना होता है, जिसमें अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड का रहता है। इसके एक सिरे पर टोटीदार कीप, दूसरे पर केशिका नली बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भीतर वाले और जो बाहर वाला नली होता है इसमें जल रोधक पिस्टन लगा रहता है, जिससे विलयन पर दाब डाल सके। हम अंदर वाली नली पर जल भर देते हैं और प्रारंभ में इसका तल नोट कर लेते हैं। बाहर वाले भाग पर विलयन भरते हैं तो जल का तल नीचे आना शुरू हो जाता है। इस स्थिति पर हम दाब लगाते हैं, जिससे प्रसरण की क्रिया रुक जाती है, और जिस दाब पर तल का गिरना बंद हो जाता है वही दाब प्रसरण दाब कहलाता है, जिस दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक बच्चों। इससे लाभ भी है कि इस विधि में प्रसरण दाब निकालने में बहुत कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। इससे सांद्रता नहीं बदलती, परिणाम नहीं बदलता, और अर्धपारगम झिल्ली के टूटने का भी डर नहीं रहता। इस विधि में प्रसरण दाब निकालने में कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। इस विधि में विलयन की सांद्रता नहीं बदलती, जिससे परिमाण भी सही प्राप्त होता है। इस विधि में अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दबाव नहीं पड़ता है, जिससे टूटने की क्षमता नहीं रहती, मतलब संभावना नहीं रहती। ये लाभ भी कभी कभी पूछ दिया जाता है ना, बर्कले हार्टले विधि से लाभ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको ये टॉप पॉइंट, जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो नहीं देखे, बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपने इस टॉपिक को कवर नहीं किया, ये चीज़ तो हमको मिला ही नहीं है आपके चैनल में, सर गजब हो गया सर, हमको मिले नहीं, हम क्या करें सर। उनको तो हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो भाई साहब आप लोग पूरा क्रम से देखा करो, पूरा तैयारी किया करो, आप लोगों से बस यही गुजारिश है, ठीक है। और बेहतर रूप से कोशिश करोगे तो बेहतर रूप से आपका मार्क्स आएगा। और निरंतर हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। यहाँ पर नोट भी लिख सकते हैं, रक्त का प्रसरण दाब 8 ATM होता है, पौधों में उपस्थित कोशिका द्रव का प्रसरण दाब 5 ATM होता है, ठीक है। ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करते हैं बच्चों, और नोट्स लेने तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9685299149, 100 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।